नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक रिमझिम 1 में शामिल आम की टोकरी शीर्षक कविता के जरिए पाठ्य पुस्तक या पाठ्यचर्या और समाज या सामाजिक विमर्शों के संबंध पर कुछ विचार बिंदुओं से आपको रूबरू कराते हैं। पाठ्य पुस्तक की घोषणा के अनुसार यह कविता बच्चे बच्चियों को आ और क वर्णों से परिचित कराने के उद्देश्य से कोर्स में रखी गई थी। यह कविता उत्तराखंड के कवि स्वर्गीय रामकृष्ण शर्मा खद्दर की लिखी हुई है और पिछले वर्ष मई 2021 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी द्वारा ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर चली बहस के जरिए छोटी सी तुकबंदी नुमा दिखने वाली यह कविता अचानक बहुत बड़ी और बहुत प्रासंगिक सी बन पड़ी है। सबसे पहले कविता के मूल पाठ को हम रखते हैं। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। इस कविता को लेकर जो भारी विवाद पैदा हुआ उसके केंद्र में छोकरी और चूसना जैसे शब्द रहे। इन शब्दों को लेकर विवादकारी पक्ष ने यह कहा कि ये शब्द, खासकर छोकरी, आवारा बोलचाल या भाषा का शब्द है और पाठ्य पुस्तक में इस तरह का शब्द नहीं आना चाहिए। और उसी आधार पर यह भी कहा गया कि लड़की के यौन वस्तुकरण की दिशा में ऐसा भाषाई प्रयोग है या हो सकता है। इसके साथ यह कविता बाल श्रम और यहाँ पर बालिका श्रम का महिमा मंडन करती है और महिमा मंडन यदि न कहें तो कम से कम बाल श्रम या बालिका श्रम को स्वाभाविक बनाती हुई यह कविता है और इससे लड़की के घरेलू करण का खतरा है। यदि हम कवि राजेश जोशी के शब्दों में कहें, उनकी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से कुछ शब्द लेकर कहें, बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। ये राजेश जोशी की पंक्ति है। अगर इससे प्रेरणा लेकर कहें तो आम की टोकरी शीर्षक कविता जो कोर्स में रखी गई है, क्या इसे कोर्स में सवाल की तरह रखा गया है? अगर नहीं तो इसे कोर्स में रखना नितांत अनुचित है। इसे कोर्स में रखने से बच्चे बच्चियों के उस सामाजिकीकरण का खतरा है जिसमें बच्ची या स्त्री ही घरेलू श्रम करती है, उसे करना चाहिए, या बच्चों को भी श्रम करना चाहिए। बच्ची के सिर पर आम की टोकरी लादी गई है जो उस पर लिंग भेदी श्रम के बोझ के रूप में है। वैसे हो सकता है कि बच्ची गरीबी या वर्ग भेद से वैसा करने को मजबूर हुई है, लेकिन छोकरी शब्द का प्रयोग और चूसना शब्द का प्रयोग तो कतई उचित नहीं है। कुल मिलाकर लड़की के यौन वस्तुकरण और घरेलूकरण का खतरा
इस कविता में साफ साफ दिखाई देता है। यह पहला पक्ष या विवादकारी पक्ष जोर शोर से कहता है। अगर उसके विचार बिंदुओं को लेकर हम थोड़े और उच्चतर विमर्श करें तो कविता की कुछ लाइनें इस तरह से वक्तव्य संप्रेषित करती सी लगती हैं। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। बेचने की नीति का यह हिस्सा है। बाजारवादी या पूंजीवादी चालाकी है। पहले दाम नहीं बताना या पहले कम दाम बताना और फिर दाम बताना, यानी फिर दाम बढ़ाकर बताना। पहले लुभाना फिर आकृष्ट करना। दिखा दिखाकर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। आकृष्ट करने के साधन के रूप में स्त्री छवि का, स्त्रीत्व का भी कुछ मात्रा में उपयोग। आज का बाजारवाद या विज्ञापन संस्कृति जो स्त्री देह को पण्य वस्तु यानी कमोडिटी में बदलने के दुष्कृत्य कर रही है। सामान बेचने के लिए स्त्री की यौनिक छवि, स्त्री देह को भी साथ साथ बेचने का काम कर रही है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का विख्यात उपन्यास है, उसमें यदि जाएं तो उसकी नायिका निवुनिया कान्यकुब्ज के लंपट समाज में अपना जीविकोपार्जन करने के लिए पान बेचती है, लेकिन लेखक कहते हैं वह पान कम मुस्कान अधिक बेचती है। पितृसत्तात्मक बाजारवादी या पूंजीवादी संस्कृति में स्त्री को कोई भी जीविकोपार्जन करने के लिए अपनी यौनिकता को भी आकृष्ट करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बात को बाणभट्ट की आत्मकथा का वह अंश व्यंजित करता है और यह कविता उस भावभूमि से भी जुड़ती है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। पितृसत्ता के लिए हर स्त्री भोग्या है। उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसका स्त्री होना यानी स्त्री देह होना, और उसे चूसना यानी उसकी यौनिकता का दोहन करना, उसका यौन शोषण करना, बलात्कार करना पुरुषों के सहज अधिकार हैं। इस तरह से यह कविता एक व्यंजना देती है और ऐसी कुप्रवृत्तियों को यह कविता स्वाभाविकता प्रदान करने की दिशा में है। अगर इतनी सूक्ष्मता से न भी देखा जाए तो कम से कम बाल श्रम और यहाँ बालिका श्रम को यह कविता स्वाभाविक तो बनाती ही है। यह पहला पक्ष और उससे प्रेरित विचार दृष्टि हो सकती है। इस पर दूसरा पक्ष यानी बचावकारी पक्ष, या एक कह सकते हैं कि थोड़ा रचनात्मक दृष्टि से इस कविता को लेने वाला पक्ष इस तरह से कह सकता है कि यह बड़ी मासूम कविता है। इसे इस तरह से देखना कतई उचित नहीं है। बिना कविता की भावभूमि में गए और बिना कोर्स की जरूरत को समझे इस तरह से व्याख्या करना, कुछ शब्दों या शब्दबंधों, छोकरी, आम चूसना जैसे शब्दों या शब्दबंधों पर अटक कर अश्लीलता की तलाश करना, वस्तुतः तलाश करने वाले के भीतर चल रही अश्लीलता को ही व्यंजित करता है। मन चंगा यदि हो तो कठौती में भी गंगा होती है, और मन यदि खराब हो तो कठौती में गंगा जल भी रख दें तो वह शराब की तरह प्रतीत होता है। यह कविता केवल यह कहती है, या यह इस कविता से सीधे सीधे यह निकलता है कि 6 साल की बच्ची सिर पर टोकरी रख कर चली है। कविता यह कहीं नहीं कहती कि वह बेचने निकली है। हो सकता है कि वह आम की टोकरी लेकर अपने हमजोलियों के बीच खेलने निकली हो या फिर उन्हें आम बांटने निकली हो। और अगर यह अर्थ है
तो यह बच्चे बच्चियों की आपसदारी का, उनके सहज स्नेह भाव का एक खूबसूरत बिंब है। और अगर यदि बेचने भी निकली हो, बाल श्रम जैसी स्थिति भी कुछ दिखाई दे रही हो, तो वर्ग भेद से अगर ऐसा बाल श्रम जन्मा है तो भी वह बुरा नहीं है। उसे एक मेहनती लड़की के बिंब के रूप में भी देखा जा सकता है। और इस तरह के बाल श्रम क्या हम अपने घरों में या कुछ हद तक स्कूलों में भी संसाधित करते नहीं देखे जाते? बच्चे बच्चियों को भविष्य के नागरिक के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने की दिशा में ऐसे कुछ श्रम अभ्यास हम कराते हुए पाए ही जाते हैं, तो इसमें इतना बुरा क्या है? और अगर हम यह कहें कि गरीबी या वर्ग भेद से ऐसा बाल श्रम या बालिका श्रम जन्मा है, तो क्या ऐसे बच्चे बच्ची जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनसे स्कूल आए हुए सौभाग्य प्राप्त बच्चे बच्चियों को भावनात्मक रूप से जोड़ना क्या पाठ्य पुस्तक, क्या पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है? जहां तक रही कविता को सवाल की तरह रखने का विचार, तो अगर एनसीईआरटी की किताब में जहां कविता है उसी के नीचे की पाद टिप्पणी पर हम ध्यान दें तो एक गतिविधि दी हुई है। गतिविधि इस तरह से है, बच्चों से बातचीत करें। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो बाजार में कोई सामान बेचता है? पता लगाओ कि वह स्कूल जाता है या नहीं। यदि वह बच्ची या बच्चा स्कूल नहीं जाती या जाता, तो स्कूल में उसका नाम लिखवाने में कैसे तुम मदद करोगे? गतिविधि यह बहुत अच्छी है, बस इसमें थोड़े से लिंग समावेशन की आवश्यकता थी। उसका नाम लिखवाने में कैसे तुम मदद करोगे, इसकी जगह तिर्यक चिन्ह देकर करोगी जोड़ दें। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो, तो तिर्यक चिन्ह देके जानती हो भी जोड़ दें, तो लिंग समावेशन हो जाता है और गतिविधि मुकम्मल हो जाती है। और इसी तरह से कुछ अन्य गतिविधियों या सवालों की आवश्यकता थी। तो एक हद तक कोर्स में इस कविता को सवाल के साथ रखा गया है, विवरण की तरह नहीं रखा गया है, और स्वाभाविकता उस तरह से बाल श्रम की नहीं है। अब अगर छोकरी जैसे शब्द को लेकर हम बोलें कि यह यौन वस्तुकरण की ओर है, तो इस पर कहा जा सकता है कि छोकरा छोकरी, छोरा छोरी और मगध भोजपुरी क्षेत्र में छौड़ा छौड़ी जैसे शब्दों को हम कोर्स में आने से रोकेंगे, तो ऐसे सहज लोक भाषाई शब्द जो बुरे तो कतई नहीं हैं बल्कि एक हद तक प्यारे ही हैं, को कोर्स में आने से हम रोकेंगे। और यह उचित नहीं है। सभ्यता के दबाव में, कथित सभ्यता के कृत्रिम दबाव में शब्दों का ऐसा प्रतिमानीकरण नहीं होना चाहिए कि साहित्य या पाठ्यपुस्तक समाज से ही कट जाए। जहां तक रही आम चूसने की बात, तो सहज रूप से देखा जाए तो आम चूसा ही जाता है। आम को काट कर खाने का जो आइडिया है, जो उसकी क्रिया है, वह कदाचित अधिक सभ्य होने का नतीजा हो सकता है। आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, ऐसे सवाल भी उसी कृत्रिम सभ्यता से उत्पन्न सवाल हो सकते हैं। तो इस तरह से चाहे शब्द प्रयोग को देखें या तथाकथित बाल श्रम को लेकर इस कविता में कुछ भी वैसा बुरा नहीं है। विवादक पक्ष इस पर यह भी कह सकता है कि क्या छोकरी शब्द आज तक हिंदी पट्टी में उस तरह से सहज बन सका है जिस तरह से
लड़की शब्द या किशोरी शब्द, क्या इस तरह से कहा जा सकता है कि एक छोकरी आम बेचने जा रही थी? आम हिंदी के मानक प्रयोग में ऐसा कहा जा सकता है। अगर कुछ लोगों को साला और साली जैसे शब्द जो कि रिश्ते के लिए न आकर गाली के लिए आए हों भी किसी साहित्यिक पाठ में जो कि पाठ्य पुस्तक में रखा गया है उचित प्रतीत हो रहे हों, तो इस पर क्या कहा जाए? आंख का अंधा नाम नयन सुख या गूंगे का गुड़ जैसी लोकोक्तियां या मुहावरे अब तक हम सहज रूप से प्रयुक्त करते रहे, लेकिन विकलांग विमर्श या दिव्यांग विमर्श के चलते अब उतनी सहजता से ऐसे प्रयोग हम नहीं कर सकते। हमें सावधानी की आवश्यकता होगी। अंधी पीसे कुत्ते खाए में एक तरफ दिव्यांग और दूसरी तरफ स्त्री, दोनों को लेकर एक अपमानकारी स्थिति है। इस तक हमें अब जाना होगा। तो छोकरा छोकरी और चूसना जैसे शब्दों को हम इतना सहज कैसे मान के चल सकते हैं? क्या इस तरह की कविताएं नहीं दी जा सकती जिनमें बच्चे बच्ची, लड़का लड़की आदि मिलजुल कर एक श्रम संस्कृति को आकार दे रहे हों, जिसमें श्रम का लिंग भेदी रूप भी न हो कि केवल बच्ची आम की टोकरी लेकर निकल रही हो, या छोकरा और छोकरी जैसे शब्द भी सिखलाने हैं तो ऐसी कविताओं के जरिए ही क्यों सिखलाए जाए? कुछ और बड़े रचनात्मक पाठ हो जाएं तो क्या बुरा है? यथार्थ चित्रण तो होना चाहिए, और कोई भी साहित्यिक पाठ यदि कोर्स में रखा जाता है तो उसके मूल स्वरूप के साथ रखा जाना चाहिए, ताकि रचनाकार ने जो यथार्थ चित्रण किया है वो कोर्स में आ सके। यह तर्क सही है, उसके बावजूद विवादक पक्ष या जो पहला पक्ष है यह कह सकता है कि इतना तो ख्याल रखना ही होगा कि वह पाठ किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए रखा जा रहा है। अगर हम मोचीराम जो धूमिल की प्रसिद्ध कविता है को हम बिना सोचे विचारे कोर्स में रख दें तो उसके क्या परिणाम होंगे, यह तो तौलना ही होगा कोर्स में रखने के पहले। उस कविता में यौन बिंबात्मक प्रयोग भी हैं। अगर उस कविता को 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में रख रहे हों तो समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए किस तरह से संप्रेषण होगा, कुछ खतरे तो नहीं पैदा होंगे, यह तो देखना ही होगा। और यदि कविता रखना जरूरी ही है तो उचित पाद टिप्पणी या उचित प्रश्नों या गतिविधियों के माध्यम से उसे रखा जा सकता है। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों में जाति सूचक शब्द हैं, तो वैसी कहानियों को मूल पाठ के साथ रखते हुए यह टिप्पणी तो की ही जाती है कि ऐसे शब्द प्रयोग अब संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन मूल पाठ की रक्षा के लिए इन्हें रखा जा रहा है। और वैसे पाठ भी थोड़े उच्चतर वर्गों में रखे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध शिरीष के फूल में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो कालिदास के समाज में सहज रूप से चल रहे श्रृंगारिक प्रयोग को सीधे सीधे उपस्थित करती हैं। उसमें स्त्री की यौनिक छवि भी पर्याप्त मात्रा में है। समाज काफी बदल चुका है। हो सकता है कालिदास के समय वो चीजें सहज रही हों, लेकिन आज के समाज में क्या उसी रूप में 12वीं क्लास के बच्चों को वो पंक्तियां पढ़ाई जा सकती हैं? तो इस पर सावधानी बरतते हुए NCERT ने 12वीं कक्षा की पुस्तक में शिरीष के फूल पाठ रखते हुए वे पंक्तियां संपादित करके कोर्स से निकाल दी थी। तो इस तरह की सावधानी के साथ यदि कोर्स में रचनाएं रखी जाएं तब तो बुरा नहीं है। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कविता एक अजीब सी मुश्किल
उत्तर भारतीय हिंदू पुरुष के नैरेटिव के रूप में दिखाई देती है। इस कविता को कोर्स में रखते समय एक परिचय या एक पाद टिप्पणी करते हुए इस तरह से एक सावधानी बरती जाए और इस कविता को या इस तरह की कविताओं को पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को इस दिशा की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाए तो कोर्स में रखना कोई बुरा नहीं है। तो इस तरह से यदि रचनाएं कोर्स में रखी जाएं तो ठीक है, वरना इन्हें कोर्स में नहीं रखा जाना चाहिए। एक पक्ष, पहला पक्ष इस तरह से विचार रख सकता है। दूसरा पक्ष यानी इस कविता को आम की टोकरी जैसी कविता को रचनात्मक मान के आगे बढ़ता है, उसका स्पष्ट विचार है या हो सकता है कि खंडित आधुनिकता के नाम पर छोकरा छोकरी जैसे शब्दों को कोर्स से बाहर निकाल देना कतई उचित नहीं है। यदि हम इस तरह से करना शुरू करेंगे तो फिर उन विद्यार्थियों को ऐसे शब्दों के ज्ञान से वंचित करेंगे और आगे की कक्षाओं में जो वो साहित्य के उच्चतर पाठ पढ़ेंगे, मसलन सूरदास को पढ़ेंगे, तो ब्रज का छोरा बरसाने की छोरी जैसे प्रयोगों को फिर सीधे सीधे हृदयंगम करने की जगह अनुवाद के जरिए बौद्धिक स्तर पर समझने का उन पर दबाव बनाएंगे। और कोई भी कविता सहज हृदयंगम का विषय न रह के अनुवाद का विषय हो जाए तो पाठ्यचर्या की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। साहित्य को सहज रूप से पढ़ने गुनगुनाने का वातावरण ही साहित्य के बोध को सहज बनाता है। अनुवाद से साहित्य का रस, साहित्य का यथार्थ हमसे दूर और दूरतर होते चला जाता है। यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यदि यह कहा जाए कि छोकरा छोकरी जैसे शब्द बेहद स्थानीय हैं और ऐसे छोटे स्थान या छोटे परिवेश के शब्द को हिंदी पट्टी के व्यापक वातावरण जैसा प्रस्तुत कर देने और पूरे देश या कुछ हद तक विदेशों में भी पाठ्य पुस्तक के रूप में हिंदी के जो अभ्यासी बच्चे बच्चियां हैं उन तक पहुंचाने में कठिनाई होगी, इसलिए ऐसे शब्द न रखे जाएं। तो इस पर यह कहा जा सकता है कि स्थानीय शब्दों को एक व्यापक वातावरण देना भी पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को इस हिसाब से बनाया जाना चाहिए कि ऐसे स्थानीय शब्द अपना विकास करें, विस्तार करें, नए नए अर्थ संदर्भों में प्रयुक्त हों। खुद खड़ी बोली हिंदी भाषा एक छोटे से क्षेत्र की भाषा रही, उसके शब्द बेहद स्थानीय रहे, लेकिन आज वह अंतर प्रांतीय संपर्क भाषा है और दुनिया के कई हिस्सों में यह प्रयुक्त हो रही है। तो इस तरह के शब्दों के व्यापक बनाने का जो सांस्कृतिक सिलसिला रहा उसे हम कैसे अनुचित कह सकते हैं। तो छोकरा छोकरी जैसे शब्दों को किसी भी लिहाज से कोर्स से हम बाहर रखने की स्थिति में नहीं है। अब इन दो पक्षों की बात मोटे तौर पर जो सामने आई उससे एक निर्णायक पक्ष क्या बन सकता है। ऐसे तो निर्णय के खतरे हैं और अगर आप चाहें तो निर्णायक पक्ष को भी एक तीसरा पक्ष मान लें, एक पक्ष ही मान के आप विचार करें। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कविता कोर्स में अगर रखी जाए तो विवाद नहीं होना चाहिए, अनुचित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कोर्स में रखने में। बस दो स्तरों पर दो तरह के विश्लेषण या दो तरह के पाठ इसके संभव हैं। छोटे स्तर पर या छोटी कक्षाओं के लिए यदि इसे रखा जाता हो तो सवालों के साथ, पर्याप्त गतिविधियों के साथ, जो विद्यार्थियों के मन में कुछ स्थितियों के प्रति सवाल खड़े करें
ऐसे सवालों या गतिविधियों के साथ इस कविता को रखा जा सकता है जिससे गलत सामाजिकीकरण के खतरे न हों। और यदि उच्चतर कक्षाओं में या उच्चतर स्तर पर इस कविता को रखा या विचारित किया जाता हो तो उसमें तमाम तरह के विमर्श, पूंजीवादी बाजारवादी विमर्श, विज्ञापन संस्कृति के विमर्श, स्त्री मुक्ति के विमर्श, श्रम शोषण, स्त्रियों के घरेलूकरण आदि से जुड़े विमर्श निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग स्तरों पर किसी साहित्यिक रचना के दो अलग अलग पाठ, अलग अलग विश्लेषण सदा संभव हैं। आखिर साहित्य में रचनाशीलता होती है, एक रचनात्मक उर्वरता होती है, उसका कोई रूढ़ या एक पाठ नहीं होता। साहित्य के पाठ में बहुस्तरीयता होती है और समय के लिहाज से, परिस्थिति के लिहाज से साहित्य अपने अनेक अलग अलग अर्थों को प्रकाशित करता है। साहित्य के इस रचनात्मक उर्वर स्वभाव को देखते हुए हम उससे एक तरह का विमर्श कैसे कर सकते हैं। तो बहरहाल निर्णय क्या होगा यह आप पर छोड़ता हूं और इस कविता से जुड़े हुए विविध वैचारिक पक्षों को आपके सामने रखते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आज इतना ही। आगे जल्द ही किसी नए विषय पर नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।